गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रहा है? बच्चों गुड मॉर्निंग। आप लोग भी बेटा अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? दिखाई नहीं दे रहा इसमें। यस। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? अच्छा है। किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है इस ऐप पे? कुछ भी? कोई परेशानी किसी को? ओके बेटा, चलो देखो, 10th पास हो गया सभी का? सब लोग 11th के हैं ना? यस बेटा। आप सभी ने क्या लिया है? बायोलॉजी। और डॉक्टर बनना चाहते हैं ना सब? सर हम प्रिपरेशन करेंगे नीट की, है ना? है ना? आप लोगों ने साइंस चुना है, उसमें बायोलॉजी चुना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है कि आपने साइंस लिया। ठीक है, तो बेटा, तो सबसे पहले हम ना अपने इस नीट की बात कर लेते हैं ना, कि सर ये नीट क्या है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे, अगले 2 साल हमें किस तरीके से मोटिवेट रहना है, किस तरीके से अपनी स्टडीज को आगे लेके जाना है ना? देखो बेटा, ये जो नीट है ना, इसमें देखो, आपका जो ये पेपर होता है नीट का, वो 720 मार्क्स का होता है। ओके? जिसमें अ, आपने बायोलॉजी लिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि बच्चे मैथ्स भी लेते हैं, है ना? अब देखो, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर इस नीट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी आपको पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और केमिस्ट्री, है कि नहीं? अब देखो बेटा, सीन क्या है कि आप मैथ लो या बायो लो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेटा दहेज में आई हुई है कि नहीं? चाहे बायोलॉजी ले लो या मैथ्स ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है ना? इसके लिए तो ऑप्शन है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमने लिया है क्या? बायोलॉजी। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा पेपर होता है 720 मार्क्स का होता है नीट, है ना? जिसमें से बायोलॉजी में 360 मार्क्स का आता है, जिसके 90 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस? 90 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है। आपका फिजिक्स आएगा 180 मार्क्स का, इसके 45 क्वेश्चन आएंगे। और केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? है ना? तो देखो, आपको पढ़ने तीनों ही हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि सर हम केवल बायोलॉजी पढ़ें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही पढ़ने हैं। ठीक है। और 720 में से हमारा टारगेट है कि भाई हमें 650 लेके ही आना है, और बड़े ही इजी तरीके से हम लोग अगर एक प्लान के साथ पढ़ते चलें तो हमारे आसानी से इतने मार्क्स आ सकते हैं। है कि नहीं? आपने देखा होगा इस साल काफी बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए, है ना? तो देखो, बायोलॉजी। ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी नीट के बारे में? नीट का फुल फॉर्म पता है ना, हम लोग क्या कहते हैं इसको? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम्युनिकेटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी मेडिकल सीट लेंगे, आपको ये नीट देना है। ठीक है। इसकी प्रिपरेशन 11th और 12th पूरे टाइम में की जाएगी, 2 साल के में। ठीक है।
अब सुनो, डॉक्टर बनने का ना अपना एक फायदा बहुत अच्छा है। आपने ये तो कोरोना में बच्चा देख ही लिया होगा कि सर कोरोना की वजह से जो भी सीन चल रहा है डॉक्टर्स का, कितना रेस्पेक्टिव फील्ड है कि नहीं। और ये कैसा फील्ड है जिसमें आप केवल अपने बारे में पढ़ेंगे, यानी केवल हम इसमें अपनी बॉडी के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। देखो, बायोलॉजी में तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, साइंस के बारे में कोई जानता है क्या, तो बच्चों साइंस के बारे में। एनीवन? उमेश, सूर्यकांत, वैष्णवी, कोई भी? चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये जो साइंस वर्ड आया है ना बेटा, साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है। किससे? एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है साइंस, जिस वो वर्ड है साइंटिया। क्या है? साइंटिया। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो। इस वर्ड का मतलब क्या है अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो? टू नो। ठीक है, यानी कि साइंस वो प्रोसेस है, साइंस इज अ प्रोसेस दैट इज यूज टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट नेचर। कि भाई साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की। नेचर में जो भी रहस्य हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर्स को पता करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। अभी आपने देखा होगा बेटा कि कुछ दिनों पहले एक साइक्लोन आया था, ताउते नाम का। ताउते नाम का, है ना। बारामती के बच्चों ने काफी देखा होगा, उस वक्त की हवाएं बहुत तेज चल रही थी, है ना। तो ये जो स्टडी है मेट्रोलॉजी की, फोरकास्ट वाली, वेदर वाली, ये सब किसके अंडर आती है? साइंस के अंदर ही तो आती है। इसीलिए तो हम इन सब के क्या जानना चाहते हैं, रहस्य कि क्या क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स क्या होंगे, है कि नहीं। साइंस, उसमें भी हमने क्या लिया है सर? बायोलॉजी लिया है ना। अब सुनो, बायोलॉजी में डॉक्टर बनने का एक बहुत अच्छा फायदा है। देखो, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनने में एक बहुत अच्छा फायदा है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि 78 मल्टीप्लाई बाई 19 करो, तो इसका कैलकुलेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। बोलो। होगा ना। अगर यहाँ पे कुछ और भी आ जाए, मान लो मैं ऐसे दे देता हूँ 89 मल्टीप्लाई बाई 26, तब भी डिफिकल्टी होगी, है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये करनी पड़ती है इंजीनियर, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको। अब डॉक्टर बनने का फायदा सुनो कि क्या फायदा होता है। आप लोग सब डॉक्टर बनेंगे बच्चों, तो फीस लेंगे, है ना। फीस रखेंगे। आपने कभी सुना है किसी डॉक्टर की फीस 89 रुपीज हो? सुना है कभी? या वो 119 रुपीज फीस लेते हो? सुना है कभी? 87 रुपीज फीस, कुछ भी इस तरीके का सुना है क्या किसी ने? नहीं सुना है ना। सिंपली सुना है क्या सर कि 500 रुपीज है और उनके पास डेली के पेशेंट मान लो कितने आए, 17 आए, तो सर कितने हो गए ये? बोलो, 8,500 रुपये हो गए। क्या आपको कभी ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे, 1,000 रुपये फीस रखेंगे, ठीक है। पेशेंट आए 26, कितने हो गए? 26,000 हो गए कि नहीं? सिंपल। तो देख रहे हो इंजीनियरिंग में और डॉक्टर बनने में क्या डिफरेंस है मेन, समझे। आपको ये सर अब 89 रुपीज तो फीस रखोगे नहीं, अगर मैंने कह दिया कि सर 89 फीस है तो 89 हम लोग रखेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, है कि नहीं। 100 रुपीज, 200, 300, 400, 600, 1000, 2000 ऐसे ही रखेंगे और सिंपली कैलकुलेशन होगा। समझे कि नहीं समझे। और सुनो बेटा, डॉक्टर बनने का बहुत अच्छा फायदा है। फायदा तो, फायदा क्या है ये तो आपको पता ही है, आजकल जो सीन चल रहा है पिछले 1 साल से, ठीक है। और
ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, वो इतना ज्यादा सोसाइटी में रेस्पेक्टिव है कि किसी भी कंट्री की एक बुनियाद के लिए ना, बेस के लिए एक अच्छे डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है कि नहीं? डॉक्टर जो है, और डॉक्टर जितने पुराने होते जाते हैं, उनको जितना एक्सपीरियंस होते जाता है, वो उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं, उनके काम में उतना ही ज्यादा निखार आता है, उतने ही ज्यादा और रेस्पेक्टिव होते हैं, उतनी ही उनकी नॉलेज बढ़ती है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उस डॉक्टर की फीस उतनी ही हैवी है कि नहीं? और बाकी और प्रोफेशन में क्या होता है, अगर आप 60 ईयर्स के हो गए तो आप रिटायर कर जाएंगे। होता है ना ऐसा कि 60 ईयर्स के हो गए तो कंपनी नहीं रखती है कि आपकी भाई रिटायरमेंट एज हो गई है। लेकिन अगर वहीं हमारे डॉक्टर साहब कितने के हैं, 60 ईयर्स के हैं, तो समझो कि वो तो एक भगवान से कम नहीं है उस वक्त। तो भाई उन्होंने अपनी एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा किस में दिया है? पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में दिया है, इस कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, तो उन्हें कितना सारा एक्सपीरियंस होगा उस डिजीज का, उस माहौल का, उन चीजों का। उनकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अब बायोलॉजी जब आपने चूज किया तो सुन के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? और सुनो, देखो, तो जब भी हम लोग इस, क्या हुआ बेटा, आपने किसी ने हैंड रेज किया है, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? ओके, देखो, आप लोगों ने 9th 10th में बायोलॉजी पढ़ा होगा काफी, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़ा होगा, ठीक है? आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड के बारे में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, है कि नहीं? है ना? तो देखो, जब हम अपनी इस बायोलॉजी की बात करते हैं ना, और बायोलॉजी से पहले साइंस की, ठीक है ना? तो साइंस के बारे में, जब हम इस चीज में आगे अपने फील्ड इस फील्ड में जब हम अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सर ये साइंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम क्या है? साइंटिया। ठीक है? अब देखो, तो यानी कि साइंस एक ऐसी बॉडी है, किसकी बॉडी है? नॉलेज की। यानी साइंस एक नॉलेज की ऐसी बॉडी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है कि नहीं? और वहां पे फिर आप कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रूल्स होंगे, उनकी स्टडी आप करेंगे, है कि नहीं? तो साइंस जो है वो क्या है? नॉलेज का भंडारा है। क्या है? नॉलेज का भंडारा। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप साइंटिस्ट आगे जाके, जैसे आप कोरोना जैसी जो डिजीजेज हैं इसमें जाके आगे पार्ट लेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे आगे, ठीक है, ऐसी डिजीज को क्योर करेंगे, तो क्या चीजें होनी चाहिए यार? ये आप कोई थ्योरी देंगे, जैसे कि हमारे इस वर्ल्ड में आज तक काफी सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, है कि नहीं? आपने कुछ डार्विन का नाम सुना होगा, आपने कुछ न्यूटन का नाम सुना होगा, सुना है ना? अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने मेरा नाम सुना है क्या? कोई अच्छा बच्चा है जो मुझे जानता है यहाँ पे? ओके, देखो बेटा, मेरा नाम है रजत अग्रवाल। ठीक है? रजत अग्रवाल। मैं आपको बॉटनी पार्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, 11th 12th में पूरा। ठीक है? हम पूरा 2 साल काम करेंगे। और आपको कोई भी, कैसी भी कोई परेशानी आती है रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है, रिलेटेड टू बायोलॉजी, आपको कोई भी परेशानी आती है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपको क्या करे, आपके
सिलेक्शन से रोके, कुछ भी पढ़ने से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है, कोई टॉपिक ना समझ में आए या कुछ और चाहिए, या सर कैसे पढ़ें थोड़ा सा हमें बताइए, किस तरीके से पढ़ा जाए, है कि नहीं। क्योंकि अब तक हमने जो स्टडी की है 10th तक वो एक अलग है, और 11th में आके सिलेबस बहुत बड़ा है, और उसके लिए प्रिपरेशन के तरीके भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो भी परेशानी आती है जैसे भी आप मुझे कॉल करिए, मुझे बताइए, ठीक है, कि सर हमें ऐसी परेशानी है, हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड कुछ भी कोई परेशानी है वो मुझे बताइए। और देखो, और किसी को कुछ पूछना है? देखो, तो बेटा ये जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे 11th के सिलेबस में ना 22 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 12th के सिलेबस में हमारे हैं 16 चैप्टर्स। ठीक है, तो टोटल अप्रोक्स हम लोग 38 चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से 90 क्वेश्चंस हमारे नीट में आएंगे। और मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि आप 90 के 90 सॉल्व कर सकते हैं, पेपर बहुत ही इजी आता है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। ठीक है, और सिलेक्शन लेने का जो प्रोसेस है ना, सिलेक्शन लेने का जो प्रोसेस है, कोई भी एक एवरेज बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो डेली वर्क है आपका, जो भी डेली वर्क है किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको करना है बस। यानी कि आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, आप अपने केवल प्रेजेंट पे बच्चों काम करो बस। आपका जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? केवल 12th में एक सिलेक्शन लेने के बाद दुनिया की वो चीज आपके हाथ में होगी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, है कि नहीं। आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ लोग होंगे जिनका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया होगा, उनको एनआईटी मिल गया होगा, किसी का डॉक्टर मेडिकल में सिलेक्शन हो गया होगा। तो वो चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते, हाँ, लेकिन आप पढ़ के जरूर ले सकते हैं। तो उसका मंत्र केवल एक ही है कि आपका जो भी काम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आप अपना प्रेजेंट पे काम करो बस, केवल प्रेजेंट पे। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको जॉब का टेंशन नहीं रहेगा, कभी पैसे का टेंशन नहीं रहेगा। सबसे हमें यही तो चाहिए सबसे पहले, भाई जीने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए सर, फूड, क्लॉथ और शेल्टर, है कि नहीं। फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें, तो वो तीनों ही जिंदगी में बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है, इतनी मेहनत करिए, इस तरीके से करिए कि अड़ोसी पड़ोसी जो हों आपके नेबर्स, वो भी कहें कि देखो शर्मा जी की बच्ची कितना पढ़ती है। समझे कि नहीं। और ये एक ऐसा मेथड है पढ़ने का कि जिससे कोई भी उम्र का कोई भी पर्सन हो, कुछ कोई भी एनीवन, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है, कुछ भी। आप देखते होंगे कि जो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, जो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, उनके जो नेबर्स होते हैं वो भी उनसे खूब अच्छे तरीके से बात करने लगते हैं, घर में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होता। तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, उसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो सब डेली टू डेली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखो, अ, अच्छा एक बात बताओ, बायोलॉजी लिया है ना हमने, तो बेटा बायोलॉजी का मुझे कोई मतलब बताएगा क्या? सर बायोलॉजी का मतलब ये है, कोई भी बच्चा। बायोलॉजी का मतलब कोई बच्चा बताएगा? स्टडी ऑफ लिविंग। यस, वेरी गुड बेटा अक्षता। यस, स्टडी ऑफ लिविंग। देखो बेटा, ये जो बायोलॉजी वर्ड दिया है ना, देखो, ये भी लैटिन लैंग्वेज से आया। देखो इसके ना दो मतलब है, ये जो बायोलॉजी है ना दो वर्ड से मिलके बना है। सुनो, पहला है बेटा बायोस, बायो मतलब बायोस, और लॉजी मतलब
स्टडी। देखो लोगोस, तो बायोस मतलब होता है लिविंग, ओके, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। जब भी आपको बायोलॉजी में कहीं भी ये एल ओ जी भाई लोजी वर्ड मिले, ए जी लोजी सुनो जी, ये लोजी वर्ड मिले ना, समझ लेना कि किसी चीज की स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, लिविंग की स्टडी, इस बायोलॉजी में क्या है, लिविंग की स्टडी। यानी कि ये बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम केवल अपने ही बारे में बात करेंगे, किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये बात भी नहीं करेंगे कि सर मैं छत पे चली जाऊं और अगर मैं वहां से जंप लगाऊं तो सर क्या मैं आसमान में उड़ जाऊंगी या मैं कितनी देर में नीचे आऊंगी। कोई फिजिक्स नहीं लगेगी, कोई मैथ नहीं लगेगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे हम केवल एक ऐसा है जिसमें लिविंग की स्टडी करेंगे, कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं की जाएगी। समझे कि नहीं समझे, बोलो। लिविंग की स्टडी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं लिविंग की स्टडी को, कि भाई और रहते कहाँ पे हम लोग, हमने ये तो देख लिया कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, लिविंग की स्टडी। अगर और रहते कहाँ पे हम लोग, अर्थ पे। मान लो मैंने एक अर्थ बना लिया, ये क्या हमारा अर्थ, यहाँ पे रहते हैं। तो सर इस लिविंग की जो स्टडी हम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, इस अर्थ पे ही तो कर रहे हैं। यानी कि इस लिविंग की जो भी स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नोन एज बायोलॉजी। कह सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलो। किस लिविंग की क्या स्टोरी है इस अर्थ पे, इसी की तो हम बात करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो हमारा सब्जेक्ट है हमें वो पता होना चाहिए कि उसमें हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बायोलॉजी होता है इसमें दो ब्रांचेस होती हैं बेटा। कौन कौन सी हैं बताओ। जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, और जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक है देखो, बायोलॉजी की वो ब्रांच यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, उनका स्ट्रक्चर, यानी टोटल रिलेटेड स्टडी प्लांट की जाएगी, दैट विल बी नोन एज अ बॉटनी। क्या कहेंगे, बॉटनी। और जूलॉजी मतलब जू वगैरह तो आप लोग कभी गए होंगे, है कि नहीं। पुणे में भी आई थिंक काफी फेमस जू है, जू में कभी गए होंगे। तो जू में कौन देखने को मिलता है, एनिमल्स ना। तो एनिमल्स की जो भी स्टडी की जाती है वो है क्या, जूलॉजी। क्लियर, बॉटनी एंड जूलॉजी। बेटा क्या मुझे कोई बता सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी, सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल। यस बेटा, आपका नाम क्या है, दिव्या। वेरी गुड बेटा, एरिस्टोटल। बेटा फादर ऑफ बॉटनी कोई बता सकता है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, नहीं डार्विन तो नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा थियोफेरेस्टस, हो सकता है सुना हो या नहीं भी सुना हो, थियोफेरेस्टस। अच्छा फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये बता सकते हो, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल, यस दिव्या, एरिस्टोटल। अब देखो, अब एक बात सुनो, ये जो है बायोलॉजी के फादर, बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर, इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेपर वगैरह में आता है, ठीक है।
अभी तो याद हो गया होगा सभी को कि सर बायोलॉजी के फादर ये हैं, बॉटनी के ये हैं और जूलॉजी के ये हैं, है ना? याद हो गया सभी को। इसका ट्रिक बताऊं मैं याद रखने का, जिससे आप कभी भूल नहीं सकते। देखो, याद रखने का ट्रिक बताता हूं मैं। टकले भैया आगरा जाओ, टकले भैया आगरा जाओ। देखो, टकले से हो गया क्या? थियोफेरस्टस, थियोफेरस्टस। भैया से हो गया क्या? बॉटनी। तो थियोफेरस्टस किसके फादर हैं? बॉटनी के। आगरा से क्या हो गया? एरिस्टोटल। तो जाओ से क्या हो गया? जूलॉजी। तो फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी याद हो गया कि नहीं? कभी भूलोगे इसको अब? टकले भैया आगरा जाओ। बोलो, कैसा लगा ट्रिक? समझे? तो ये जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे ना, जो आपने पुराने मेथड से जो भी पढ़ रखा है उसको भूल जाइए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे कि हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, इस ऐसे पढ़ना है कि इस बोर्ड पे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या आप जब क्लास में आएंगे तो ऐसे पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ऐसे कि यहाँ से ही याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बेटा वो बहुत बड़ा है, और हम लोग गधे तो हैं नहीं, है कि नहीं? हम लोग क्या करना जानते हैं? स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। तो हमें कुछ ऐसे तरीके बनाने पड़ेंगे, ऐसी क्रिएटिविटी हमें बता लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें रट्टा ना मारना पड़े और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, और कम मेहनत में हमें याद भी रहे। समझे कि नहीं समझे? तो इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। ये कहीं किसी बुक में नहीं रखा है, ये ऐसा ऐसा कहीं किसी बुक में नहीं लिखा है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही बस बना दिया है। समझे कि नहीं समझे? तो हमें आसानी से हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और भैया से बना दो क्या? बायोलॉजी। और इसके फादर कौन हो गए? एरिस्टोटल हो गए। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके की ऐसी हजारों ट्रिक्स मैं आपको दूंगा पढ़ाने के टाइम पर। ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल चैप्टर आपने पढ़ा है बेटा? सेल, क्या आपने सेल चैप्टर पढ़ा है? अच्छा, एक बात बताओ, अ, क्या पढ़ना पसंद करोगे आज? डाइजेशन, ब्लड से रिलेटेड, या हार्ट से रिलेटेड? हार्ट पढ़ना पसंद करोगे, या रेस्पिरेशन पढ़ना पसंद करोगे? क्या पढ़ना पसंद करोगे ये बताओ। डाइजेशन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स वगैरह, या रेस्पिरेशन वगैरह? क्या पढ़ना पसंद करोगे? और ये सब पढ़ के आए हैं आप लोग? अच्छा चलो, मैं एक चीज पूछता हूँ। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा कि भाई? रेस्पिरेशन पढ़ा है ना? सब लोग पढ़ के आएंगे रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई इस रेस्पिरेशन में? मुझे कोई ये बता सकता है क्या होता है सर इस रेस्पिरेशन में? कोई मुझे ये बता सकता है क्या? हाँ भाई, क्या है ये रेस्पिरेशन? आप बोल भी सकते हैं, बताओ। इनहेलेशन, एक्सेलेशन, यस। इनहेल, एक्सेल, ओके, ठीक है। रेस्पिरेशन, और
प्रोसेस वगैरह कुछ, रेस्पिरेशन को कुछ और। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये बोल दे कि सर मेरे अंदर रेस्पिरेशन है ही नहीं? कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोल दे कि सर मेरे अंदर तो रेस्पिरेशन है ही नहीं? ये बताओ पहले बस। क्या सभी के अंदर रेस्पिरेशन प्रेजेंट है? सभी के अंदर? कोई भी ऐसा जिसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं है? सभी के अंदर है ना? तो अगर आप ये चीज, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, जब मैं आगे चैप्टर एक स्टार्ट करूंगा वहां पे आएगा ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक, ठीक है? कि इस दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन तो कर ही रहा होगा ना? बिना रेस्पिरेशन के तो कुछ करेगा नहीं, कि भाई रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा, है ना? तो देखो बेटा, होता क्या है रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये मैंने एक ह्यूमन बीइंग बना लिया। कौन बना लिया? एक ह्यूमन बीइंग। लॉकडाउन में रह के मोटा हो गया है, ठीक है? देखो, ये जो ह्यूमन है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? एयर से लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और जो आप फूड खाते हैं, जो आप फूड खाते हो, ऑक्सीजन लेते हैं और फूड खाते हैं, तो उससे हमें मिलता क्या है? एनर्जी। क्या मिलता है बेटा? एनर्जी मिलता है ना? है ना? ये है। यानी कि रेस्पिरेशन को मैं क्या कह सकता हूँ कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या भाई? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बताओ, इस बात में सब एग्री करते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना? सब एग्री करते हैं। देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिया एयर से, ठीक है? ये जो ऑक्सीजन है, ये बेटा क्या करता है ना कि ये फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। फूड मॉलिक्यूल, फूड क्या है हमारा? C6H12O6, दिस वन, ग्लूकोज, है कि नहीं? तो ये जो ऑक्सीजन है इस फूड मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि C6H12O6 के साथ, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उससे करता है क्या? रिएक्ट। जिसकी वजह से ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के सेल में रिलीज करता है एनर्जी। जो भाई, एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं पूरी बॉडी में, है ना? अच्छा एक बात बताओ कि आपके हैंड्स वगैरह हैं, ठीक है? ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ पे, जा रहा है कि नहीं? क्या ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा इसमें कोई बच्चा है जो ये कहे कि सर मेरा ये जो हाथ है निकल के आता है हार्ट के पास या लंग के पास और कहता है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो? ऐसा कुछ होता है क्या कि भाई आपकी बॉडी का कोई पार्ट अलग होके निकल के आता है क्या कि मुझे ऑक्सीजन दे दो? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता होगा किसी के में भी, है ना? किसी के में भी ऐसा नहीं होगा। मतलब कि सर कोई तो ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का, ऐसा कोई तो सिस्टम है जिसकी वजह से ऑल ओवर द बॉडी पार्ट, हमारे पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के पास चीजें पहुंच रही हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। बोलो, सही बात कह रहा हूं कि नहीं? सही है क्या? है ना? तो देखो, अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी, है ना? क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो ये जो एनर्जी है मुझे किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी ये जो सेल है मेरा, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? एटीपी की फॉर्म में। बोलो, है ना? और जब हमें इसकी जरूरत होगी, यानी हमारी बॉडी को जब भी इसकी जरूरत होगी, यहां से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं? द बॉडी कैन यूज इट
stored use this stored energy whenever it wants to do so, है कि नहीं? तो देखो, तो रेस्पिरेशन एक क्या है, अगर कोई ह्यूमन है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा। ये एक बेसिक क्या है, प्रोसेस है, एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है कि नहीं? देखो, कोई भी लिविंग होता है ना, उसको जीने के लिए कुछ चीजें तो करनी पड़ती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना, डाइजेशन वगैरह, ये सब इसमें आ गया। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी हार्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं सर्कुलेटेड हो रही हैं बॉडी में, वो। एक्सक्रीशन, है ना? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ये मैंने फिर से एक ह्यूमन बना दिया, ये इसको जिंदा रहने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस हैं जो इसको करने ही पड़ेंगे जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं? जैसे कि रेस्पिरेशन, अगर कोई कहे सर मैं तो रेस्पिरेशन करता ही नहीं हूँ, या ह्यूमन रेस्पिरेशन करना बंद कर दे, तो बेटा सेकंड नहीं लगेंगे, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। होगा कि नहीं? या सर खाना खाना छोड़ दें, कैसे काम चलेगा, एनर्जी नहीं आएगी। या ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन, ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं फॉर एग्जांपल, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने ही पड़ते हैं, है ना? अरे अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास ये मेरा सेल फोन है, क्या ये रेस्पिरेशन कर रहा है? क्या ये रेस्पिरेशन कर रहा है? ये बताओ, जल्दी से बोलो, नहीं कर रहा है ना? जैसे कि और क्या ले सकते हैं, कुछ भी चीज ले लो, मेरे ये पीछे दीवार है, दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, क्या ये रेस्पिरेशन कर रही है? क्या ये रेस्पिरेशन कर रही है? नहीं कर रही है, मतलब कि सर ये लिविंग नहीं है। क्यों भाई? ये लिविंग नहीं है। समझे कि नहीं समझे क्या समझाना चाहता हूँ? कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहना है, तो उसकी बॉडी में कुछ लाइफ प्रोसेस होंगे जो वो करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, करेगा कि नहीं करेगा? होगा ही होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये लाइफ के लिए ना बहुत जरूरी है, किसी भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इसेंशियल है कि नहीं? ठीक है ना? हमारी बॉडी में जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है ना, जितना भी लाइफ प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना भाई। आप न्यूट्रिशन खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए च्युइंग तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी लगेगा कि नहीं, ये बताओ। तो भाई च्युइंग करोगे, उसको बाइट करोगे, तो एनर्जी तो लगेगा ना, लगेगा। ठीक है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल्स का, वहां पे एनर्जी लगेगा। ठीक है। डाइजेशन हो रहा है, उसमें एनर्जी लगेगा। हर चीज में एनर्जी लगेगा। तो वो जो एनर्जी है वो लेके कौन आ रहा है, हमें कौन दे रहा है? रेस्पिरेशन। जितनी भी लाइफ प्रोसेस को हमें कैरी आउट करना है ना, यानी परफॉर्म करना है इस बॉडी को, वो एनर्जी कौन देगा? रेस्पिरेशन देगा। समझे कि नहीं समझे? तो एक पर्सन को जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब करवाने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। समझे कि नहीं समझे? अब कुछ क्लियर हुई चीजें, है ना? अब देखो, तो बेटा आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो दो टाइप का पढ़ा होगा, एरोबिक एंड अनएरोबिक। पढ़ा है क्या नहीं? एरोबिक एंड अनएरोबिक। तो ये मैं एक जनरल चीजें मैं बता रहा था एक लाइफ के लिए, एक लाइफ प्रोसेस के लिए, कोई भी लिविंग हो उसको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, है कि नहीं? तो हम लोगों को तो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा एक चैप्टर है जो मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। बताओ। रेस्पिरेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करें रेस्पिरेशन पे। आपको केवल टिक करना है उसके ऊपर, मैं पोल स्टार्ट करूंगा, आपको केवल
पोल पे टिक करना है कौन सा आंसर सर उसमें ठीक है। ठीक है, देखो तो देखते हैं आपको कितना पता है। एक सेकंड में शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। respiration and photosynthesis are just the, देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या क्या है। अपोजिट प्रोसेस, सिमिलर प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस या नन ऑफ दीज। देखो मैं इसका पोल स्टार्ट करता हूं, आप ए बी सी डी में से ना टिक करना। जो आपको टिक करना है ए बी सी डी में से। क्या दिया है सभी ने, ए दिया है। ए, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी बच्चे ने नहीं दिया। ठीक है, इस तरीके से बेटा पोल होता है। आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, अच्छा तो रेस्पिरेशन के बारे में अभी हमने थोड़ा सा देखा है ना, एक बेसिक। तो मुझे बस अभी ये बताओ, एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं कि कैन सेल सरवाइव, कैन सेल, एक सेकंड क्या होगा, कैन सेल survive in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, चलो इसको डिस्कस करते हैं। कैन सेल सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ख्याल है आपका। अक्षता ने कहा यस सर, और निखिल ने कहा यस सर, वैष्णवी यस सर। यानी कि आपके अकॉर्डिंग सर जो सेल है वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है।
कोई एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, यस निखिल, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट है, आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, सैक्रोमाइसिस cerevisiae, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सरवाइव कर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट है, काफी सारे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये जो ईस्ट है, यानी ये जो सेल्स हैं, ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करेंगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी these all the cells do not use ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? ईस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था आपने, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन? सर एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। विदाउट ऑक्सीजन तो नहीं होगा। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा ये। और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन हम करते हैं तो होता क्या है, जो हमारे बॉडी का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर में, सिंपलर फूड पार्टिकल में, है भाई, यही तो होता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, सिंपल में, एकदम सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि सर ये जो ग्लूकोज है मेरा, क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये जो है इसको हम तोड़ देंगे किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट में, ठीक है ना। ये आप देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड का है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6, C6 है कि नहीं, तो कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन कंपाउंड हो गए, समझे कि नहीं। तो इसका टूटना क्या है, इसका टूटना कहाँ पे टूटेगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का टूटना, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोलिसिस, समझे। क्या है ये, पायरुवेट, या इसको क्या कह सकते हैं, पायरुविक एसिड। बोलो ऐसा पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा होगा ना। अब ये कितना होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कितना कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 3 कार्बन है ना, ये कितना है, 6 कार्बन। तो 3 3 के यहाँ पे 2 बन गए, एनर्जी रिलीज हो गया, प्लस एनर्जी रिलीज हो गया। सर कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 2 ATP। कितना, 2 ATP। अभी ये मैं बेसिक में बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन का मैं, हम लोग पूरा बात करेंगे कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं जब ये पूरी प्रोसेस काम करती है, ठीक है। अब सुनो, अब फर्दर क्या होगा, अभी तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। तो यानी कि चाहे एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, ग्लूकोज से पायरुवेट जब बनेगा तो वो तो एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, दोनों के केस में बनेगा। क्लियर है कि नहीं। अब फर्दर, फर्दर क्या होगा, अब लेंगे हम ऑक्सीजन। अब इसका आगे का देखो, आगे का पार्ट मैं यहाँ से शो करता हूँ। आगे क्या होगा, ऑक्सीजन ले लिया हमने, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद अब आगे की जो प्रोसेस होती है बेटा, वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्या होगा देखो, अब फर्दर इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट का, तो मिलेगा क्या, 6CO2 + 6H2O, ठीक है। और क्या बनेगा, एनर्जी, क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। तो अप्रोक्स 38 ATP हमारे पास आती हैं। इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं कि नहीं। है ना, समझ में आया कि सर क्या हुआ।
अब सुनो, नेक्स्ट बात करें एनारोबिक के बारे में, कोई बताएगा कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस वेरी गुड वैष्णवी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहानी है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो फूड है सर, ये जो हमारा फूड है, ये फूड हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, कब? विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब सुनो, इस टाइप के रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फूड है, फूड का इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जैसा कि हमने देखा पीछे हमारा जो था ग्लूकोज, वो टोटली क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, टोटली ब्रेक डाउन हो गया था। लेकिन इस एनोरोबिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से इसको, किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है वो काफी कम रिलीज हुई है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है ना, काफी कम रिलीज हुई है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका जब डिग्रेड होगा टू मॉलिक्यूल्स में, तो एक छोटी सी एनर्जी निकलती है 2 ATP की, निकलती है कि नहीं, है ना? तो अब 2 ATP निकला, वो तो ठीक है। देखो अब वो दो तरीके से आगे काम करेगा, उसमें क्या है, दो तरीके हैं, एक तो है फर्मेंटेशन और दूसरा होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल्स। आई थिंक पहले किसी बच्चे ने बताया था मसल्स के बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। देखो क्या होगा, फर्मेंटेशन में बताता हूँ, फर्मेंटेशन मतलब एल्कोहल फर्मेंटेशन। देखो ये ग्लूकोज है हमारे पास, ठीक है, ग्लूकोज से सर क्या हुआ था, पायरुवेट बना था, पायरुवेट बना था। हमने क्या बोला था इसको, ग्लाइकोलिसिस, कहाँ पे, इन साइटोप्लाज्म, कहाँ पे हो रहा था, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए थे, ये कॉमन था कि नहीं, है ना? अब ऑक्सीजन लेगा क्या, ये नहीं लेगा, यानी कि नो O2 रिक्वायर्ड, नो O2 रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, अब क्या करेगा भाई ये ईस्ट, तो बच्चों ये अब इसको पता है क्या करेगा, एल्कोहल बनवा देगा क्या, C2H5, C2H5OH, इसे +2CO2 प्लस एनर्जी। समझे? किसने बनवाया, ईस्ट ने। इसको कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन। ग्लूकोज से पायरुवेट जो है वो तो कॉमन है, ये कॉमन है कि भाई ये स्टेप तो कॉमन है चाहे एरोबिक हो या अनएरोबिक। लेकिन अब इसका भाग्य क्या होगा, यानी जो पायरुवेट है इसका जीवन आगे कैसा होगा, इसका भाग्य कैसा होगा, इसका फेट क्या होगा आगे, या तो ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होगा या ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड होगा या एल्कोहल बनेगा, यही तो कहानी है ना। अगर O2 मिलेगा तब तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली कहानी चलेगी, अगर O2 नहीं है तो ये बनेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? हेलो, कोई परेशानी बेटा?
अब सुनो, आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में भी पढ़ा होगा, क्यों बेटा? मसल सेल्स के केस में भी पढ़ा होगा बच्चों, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो भाई, है ना? देखो, तो ह्यूमन जो होते हैं ना, ये मैंने एक ह्यूमन बना लिया, ये रहा। ये ह्यूमन जो है, इसकी बॉडी एटीपी बनाती है। कभी कभी इसकी बॉडी एटीपी इस लैक्टिक एसिड से बनाती है। किससे बनाती है? इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनाती है। कब बनाएगी सर? जब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाए। क्या होगा? इस ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कब होगी? मान लीजिए भाई आपके अंदर मिल्खा सिंह आ गए हैं, ठीक है, अचानक से आत्मा आ गई आपके अंदर मिल्खा सिंह की। आपने कहा अरे मुझे तो बहुत रेस लगानी है, मुझे जॉगिंग करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं तो अब धारा सिंह बन के ही मानूंगा। है कि नहीं? आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा एकदम एक्सरसाइज आपने कर दी, तो आपकी बॉडी में उस वक्त, बॉडी को, मसल्स को क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन। क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, वो होगी कैसी? कम। भाई डिमांड होगी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा, लेकिन आप ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी होगी नहीं, डिमांड से कम होगी। ठीक है ना? जिसकी वजह से ये जो आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, वहां पे अब क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, न होने की वजह से, वहां पे हो जाएगा फर्मेंटेशन। क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। और प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा लैक्टिक एसिड। समझे कि नहीं समझे? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से अगर ये फर्मेंटेशन होता है और लैक्टिक एसिड जमा होता है, अगर मसल्स वगैरह में बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में अगर एक्यूमुलेट कर जाए, लैक्टिक एसिड अगर क्या कर जाए? एक्यूमुलेट कर जाए, इकट्ठा हो जाए, तो क्रैम्स वगैरह आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, या मसल फटीग होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है कि नहीं? इसका प्रोसेस कोई मुझे बताएगा कि सर पायरूवेट के बाद क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूँ ग्लूकोज, फिर पायरूवेट, उसके बाद क्या होगा? ये तो ग्लाइकोलिसिस वही सेम क्लोरोसाइटोप्लाज्म में होगा। पायरूवेट है, O2 तो है नहीं अब यहाँ पे, O2 क्या है? नहीं है। और अब ये होगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में ही। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। समझ में आया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझ में आया? एरोबिक एनारोबिक, तो भाई, है ना? चलो, तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ बेटा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि भाई ये आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? नीट वाले बहुत पूछते हैं इस तरीके से क्वेश्चन रेस्पिरेशन में। देखो, अगर वहां पे पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि O2 की रिक्वायरमेंट है क्या, तो आप मुझे बताइए एरोबिक में O2 की रिक्वायरमेंट है या नहीं? Yes, sir, there is requirement of O2 in case of aerobic respiration. So now in anaerobic respiration, there is requirement of O2 or not? No? Okay. देखो, एक क्वेश्चन तो ये बना दिया उन्होंने, ऐसे ही बनाते हैं बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। ठीक है?
जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना, उस लैंग्वेज से किस तरीके से वो क्वेश्चन बनाते हैं, वही सीखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये मैं ऐसे फीचर्स लिख देता हूँ इसके, ये है फीचर्स। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ब्रेक डाउन पे आता है। देखो ब्रेक डाउन पे, ब्रेक डाउन पे क्या क्वेश्चन आएगा बताओ भाई। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मच ब्रेक डाउन अकर्स, हाउ मच ब्रेक डाउन अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। किसका ब्रेक डाउन? ग्लूकोज का ना। हाउ मच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, बताओ। देयर इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। हेलो, हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, कंप्लीट। इफ वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या होगा यहाँ पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? इनकम्प्लीट। समझे? क्वेश्चन बन गया, आंसर भी पता चल गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इनका एक और पसंदीदा क्वेश्चन आता है, एंड प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि बताओ भाई, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स। क्या एंड प्रोडक्ट्स हैं बताओ, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? CO2 and H2O, yes, very good Vaishnavi. CO2 and H2O, very good. And if we talk about anaerobic respiration, what are end products? Yes, किसी बच्चे ने कहा है, अक्षता ने सर इथेनॉल। बेटा आपने इथेनॉल किसके केस में कहा है अक्षता? एनारोबिक, ओके, यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा सर? CO2 बनेगा प्लस इथाइल एल्कोहल बनेगा, है कि नहीं? अगर सर मसल करेगा तो ये लैक्टिक एसिड हो सकता है, इसकी जगह क्या होगा? लैक्टिक एसिड। ये है कहानी। और क्या होगा देखो, इसका एक क्वेश्चन और अच्छा आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है एनर्जी के ऊपर, एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बताओ। एरोबिक के केस में 38 ATP, यस वैष्णवी, वेरी गुड। एंड इफ वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट विल बी 2 ATP। समझे? इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। ठीक है, आजकल क्या है कि पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से, जो नीट है वो इतना ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन देता है कि वो क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एरोबिक एनारोबिक पढ़ा, ठीक है, हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ ली। अब आपने एक चीज नोटिस की कि हमने इसके फीचर्स के बारे में बात की और पर्टिकुलर इनका डिफरेंस भी हो गया। वो बिल्कुल एग्जैक्टली ना इसका एक मैच द कॉलम बना देंगे, इन सब चीज का एक मैच द कॉलम दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई किसका क्या है, और 4 ऑप्शंस दे देंगे। आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैच द कॉलम्स की। इस तरीके से वो क्वेश्चंस देते हैं सबको मिला के। समझे? एरोबिक रेस्पिरेशन दे देंगे, उनके फीचर्स दे देंगे, कहेंगे भाई बताओ किसका क्या होगा, और क्वेश्चन बन जाएगा बड़ी आसानी से। ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा बेटा एक चीज बताओ, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, ये मैंने एक फिश बना ली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
अगर मैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स की बेटा बात करता हूं तो कैसे होता है, कोई बता सकता है? थ्रू गिल्स। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। देखो, देखो ये वाला तो पार्ट है इसका माउथ का, है ना? और इसके पीछे ही यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स। ठीक है, तो ये करते क्या है? देखो, रेस्पिरेशन, ये जो फिश होती है ना, वो ब्रीथ करती है ना, तो वाटर जो लेती है, वाटर वो माउथ के थ्रू लेती है। जो वाटर है वो माउथ के थ्रू फ्लो होगा फिश के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे जाएगा? इस गिल्स के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गिल्स के पास जाएगा। तो जब ये वाटर, यानी पहले मैं लिख दिया यहाँ पे माउथ, उसके बाद ये गिल्स, ठीक है। तो वाटर है यहाँ पे, ये वाटर मूव किया माउथ के थ्रू, कहाँ पे गया? गिल्स के पास गया, ठीक है। जब ये गिल्स से पास होगा, जब ये गिल्स से पास होगा, तो यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है डीओ। डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन। वो गिल्स क्या करेगा? इस डिजोल्व ऑक्सीजन को इस वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना? एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा वो बाई ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिजोल्व ऑक्सीजन को कौन करेगा? एब्जॉर्ब, ब्लड कर लेगा, ठीक है। और फिर ये कैरी कर लेगा ऑल द पार्ट्स ऑफ फिश में, ऑल द पार्ट्स ऑफ फिश में ये कैरी कर लेगा। समझे कि नहीं समझे कि क्या हुआ? ध्यान से समझो कि सर ये जो फिश थी, इसका एक माउथ था जिसके अंदर से वाटर गया, वाटर इस माउथ से गिल्स के पास गया, गिल्स ने क्या किया? उस वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया इस ब्लड ने, इस ब्लड ने उसको पहुंचा दिया कहाँ? फिश के सारे पार्ट्स में। है कि नहीं? क्लियर? अब ये रेस्पिरेशन करेगा, क्या रिलीज करेगा? CO2। क्या रिलीज करेगा? CO2, ठीक है ना? अब ये जो CO2 है इस ब्लड के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा? इस गिल्स के पास आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? गिल्स के पास आ जाएगा। और सराउंडिंग वाटर में इसको रिलीज कर देगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हेलो, बेटा रेस्पिरेशन क्लियर? ये बताओ। यस, क्लियर हो गया सर। ठीक है। आ, इसके बाद हम लोग और क्या बात करें? चलो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है सभी ने? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि भाई, समझते हैं क्या? मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल दिया था इसका, याद आ रहा है किसी को कुछ? अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने एक बेटा एक बात बताओ, आपने
एक मूवी आई थी अजय देवगन की काफी टाइम पहले, बहुत सालों पहले, एक राजू चाचा करके उसकी एक मूवी आई थी। क्या सुना है क्या आपने उस मूवी के बारे में? चलो नहीं सुना होगा। डाइनिंग टेबल सबने सुनी है? डाइनिंग टेबल सब जानते हैं, डाइनिंग टेबल। यस, डाइनिंग टेबल सब जानते हैं। तो बेटा, एक तो डाइनिंग टेबल जो नॉर्मली हम लोग मिडिल क्लास लोगों के घर में मिलती है, एक डाइनिंग टेबल वो जिसमें आपने देखा हो कि ट्रेन लगी रहती है और उसमें खाना रखा होता है। तो किसी भी पर्सन को किसी से ना मांगना नहीं पड़ता, वो ट्रेन ऑटोमेटिक उन लोगों को वो सामान पहुंचाती रहती है खाने का। सुना है क्या, देखा है क्या? डाइनिंग टेबल पे एक ट्रेन लगी रहती है जिसमें खाना फिल होता है, और ट्रेन ऑटोमेटिक सभी के पास चीजें पहुंचाती रहती है। सुना है? एग्जैक्टली exactly। ये जो मैकेनिज्म है ना ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में, वो बिल्कुल एक उस डाइनिंग टेबल की ट्रेन के जैसा है। अब आप कहोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का ये जो लेग है, राइट लेग या लेफ्ट लेग, क्या ये निकल के आता है हार्ट के पास कि भाई मुझे ब्लड दे दो? एक बात बताओ, क्या आपकी बॉडी का ये जो पार्ट है, लेग, निकल के आता है कि भाई मुझे ऑक्सीजन दे दो, मुझे हार्ट दे दो, मुझे फूड चाहिए, मुझे फूड दे दो, मुझे न्यूट्रिएंट्स दे दो? ऐसा कुछ होता है क्या? ये बताओ, किसी की भी बॉडी में? मेरे ख्याल से नहीं होता होगा। पॉसिबल नहीं है ना? तो समझे इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट के हर एक सेल पे ये चीजें पहुंचा रहा है कि नहीं? पहुंचा रहा है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कौन है ये भाई ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे अंदर? अभी हम एनिमल के केस में ही बात कर लेते हैं, है ना? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर एक ब्लड है। क्या है? एक ब्लड है। कोई आप में से ऐसा है को वो कहे सर मेरे अंदर ब्लड ही नहीं है? कोई ऐसा है? सबके अंदर होगा ब्लड, और इसको पंप करने के लिए एक ऑर्गन होगा जिसको कहते हैं हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, तो हमारी बॉडी में ना एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी गैसेस हैं, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो हमारी पूरी बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होता है, मूव करता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग की वो प्रोसेस जिसमें हमारा एब्जॉर्ब फूड, गैसेस, वाटर, वेस्ट मटेरियल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है, दैट विल बी नोन एज अ सर्क्यूलेशन। कि भाई सर्क्यूलेशन, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको डाइनिंग टेबल का एक एग्जांपल दिया था, समझे कि नहीं? तो वो कौन सा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उस ट्रांसपोर्टेशन की बात हम क्या कर रहे हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर? देखो, ब्लड के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, है ना? कोई बताएगा ब्लड के बारे में सर क्या क्या होता है? ब्लड के बारे में कंपोजिशन ऑफ ब्लड कुछ बताएगा?
और एक चीज बताओ, इस ब्लड को फिल्टर करने वाला कौन होता है हमारी बॉडी में? कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, कौन है जो इस ब्लड को फिल्टर करता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड, यस वेरी गुड। किडनी, वेरी गुड मनीष गर्ग, किडनी, यस किडनी है। तो बेटा ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो डेली कितनी बार ये हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, कितनी बार फिल्टर होता है? कि भाई कितनी बार हमारी बॉडी में ये जो ब्लड है वो फिल्टर होता है? पता करके आना फिर मुझे बताना। और एक ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्स कितना ब्लड होता है? 5 लीटर, है कि नहीं? नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं है, उसका एक नंबर है, हम लोग बात करेंगे उसके नंबर के ऊपर। ठीक है, 5 लीटर ब्लड है, ठीक है। 5 लीटर ब्लड कितनी बार पूरे दिन में सर्कुलेट होता है किडनी के अंदर, जिसकी वजह से ट्रांसफर होता है ना, फिल्टर आउट होता है। तो देखो बेटा, ये जो ब्लड है वो एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल फ्रॉम द टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स 400 टाइम्स। यस वैष्णवी, 400 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। कि सर जो ब्लड है वो किडनी उसको 400 टाइम्स फिल्टर करती है पूरे दिन में। यस। तो देखो बेटा, ये मुझे कोई कंपोजिशन बता सकता है इस ब्लड का, क्या कंपोजिशन होता है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। ओके, ये तो चलो आपने जो बोला है, आरबीसी हो गया, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और प्लाज्मा, ये मेन 4 चीजें होती हैं। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, है कि नहीं? यही कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। चलो देखो बेटा, एक बात बताओ, अभी जैसे कि क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन चल रही हैं, लॉकडाउन में कैसा लग रहा है? अभी जो लॉकडाउन चल रहा है पिछले 1 साल से, कैसा लग रहा है सभी को घर पे? तो भाई लॉकडाउन में कैसा लग रहा है? हेलो। बोर हो रहा है सर? यस, बोर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बात तो है। 1 साल से ज्यादा हो गया ना अभी। यस। देखो बेटा, कोई मुझे बता सकता है सर, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली, कोई कुछ बता सकता है? एनीवन? 55 to 60% बेटा प्लाज्मा होता है, यानी टोटल ब्लड का 55 to 60% प्लाज्मा होता है। और बचा हुआ कितना, 40 to 45% सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं।
सेलुलर कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं बोलो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है कि नहीं? प्लाज्मा के बारे में कोई कुछ बताएगा कि सर ब्लड का जो फ्लूइड पोर्शन है ना उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन है दैट विल बी नोन एज अ प्लाज्मा, है कि नहीं? जिसमें सर 91 से लेके 92% तक वाटर होता है। समझे कि नहीं समझे? और इसमें फिर फर्दर हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, और ये हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। कोई आरबीसी का काम बता सकता है क्या मुझे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आरबीसी? हीमोग्लोबिन स्टोरेज, यस, वेरी गुड। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स। और कुछ? और क्या करता है आरबीसी? तो भाई कुछ और बताएंगे आरबीसी का फंक्शन? देखो मैं बताता हूँ। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, यस। किसने दिया आंसर? मनीष गर्ग। देखो बेटा, ये मैंने लंग बना लिया, ठीक है। इस लंग से ये जो आरबीसी है O2 को लेके जाएगी इस लंग से, ठीक है। O2 को लेके जाएगी और बॉडी से CO2 को ही तो आरबीसी लेके जाएगी। समझे कि नहीं समझे? यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, इट इज द फंक्शन ऑफ दिस आरबीसी। बोलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन from the lungs to the body and the carbon dioxide back to the lungs। कौन करता है? आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? कोई बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डब्ल्यूबीसी? प्रोटेक्ट करता है बेटा। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट करता है हमें डिजीज से, इन्फेक्शन से, फाइट अगेंस्ट वायरस, यस। ये सच था। ये हमें क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट डिजीजेस, इन्फेक्शन। भाई हम जो भी खाते पीते हैं, ये मेरे हाथ देख रहे हो, अगर मैं इससे भी कुछ खाऊंगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हाथ, मेरे है जो हैंड्स हैं उसमें बैक्टीरिया नहीं है? कि भाई हम जो भी खाते पीते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी से जाते हैं या नहीं? जाते हैं ना। तो उनको किल करने का काम, वो जो भी वायरस या जो भी इंफेक्शन हमें हो रहा है उससे किल करने का काम कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें। समझे कि नहीं समझे? और सुनो, प्लेटलेट्स का बताएगा क्या कोई? प्लेटलेट्स का फंक्शन, कि सर प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यस। यानी कि सर ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये इसका हाथ है। अगर मान लो इसका गलती से कोई फिंगर कट जाए तो ब्लड टप 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 करके बहेगा और ये बेचारा बहुत जोर से रोएगा। रोएगा कि नहीं? बहुत जोर से रोएगा ये कि मेरा ब्लड बह रहा है, कोई रोक लो, है ना। तो उस वक्त इस ब्लड को यहाँ पे क्लॉट करने के लिए, यानी इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन आएगा? प्लेटलेट्स। कौन आएगा?
प्लेटलेट्स ये साथ में आएंगे और क्या करेंगे, इस ब्लीडिंग को होने से स्टॉप करेंगे, इसको ब्लीडिंग को रोक देंगे, जिसकी वजह से इसका ब्लड रुक जाएगा और ये खुश हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये प्लेटलेट्स की कहानी है। क्लियर? तो देखो बेटा, आप सभी के पास मेरा फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है सभी के पास मेरा? नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी परेशानी हो बायोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी परेशानी ना समझ में आए, कुछ भी, आगे जब हम अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अभी हम अपना एक बेसिक पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, जो भी होमवर्क वगैरह है आप भेजते रहेंगे। क्लियर? चलो बेटा, तो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। और कोई परेशानी हो कुछ भी, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, बाय।